हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपना लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, जो अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, काइनेटिक्स थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और ये इसका पार्ट नंबर 1। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सारी जो यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बोथ आर ऑलरेडी अपलोडेड। सो आप लोग जाओ, ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहां से अच्छे से आप लोग वॉच करो, नोट्स अपने बना लो। ठीक है, देखो गाइस सारे के सारे सफिशिएंट नोट हैं। आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक भी रेफर करनी है, टेक्स्ट बुक को रेफर करो, नोट्स को कंबाइन करो, बिकॉज वो नोट्स मैंने बनाए हैं। सो सारे के सारे इंसान टू इंसान, यानी कि जो भी इंसान होता है उसके वाइज नोट सारे रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब डिफर भी कर सकते हैं सारे के सारे नोट्स। सो आप लोगों को खुद के नोट्स भी बनाना है, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग खुद का नोट्स बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बट फिर भी आप लोग, हम ये जो यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, उन नोट्स को आप लोग देखो और उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक को भी रीड करो, तब आपको टोटली सारा नोट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैं नोट्स में एकदम एग्जैक्टली जो टू द पॉइंट वर्ड्स होते हैं सिर्फ उनको ही लिखता हूँ, बाकी सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा इस वीडियो को। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे इस चैप्टर के, सो यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमें अभी अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ओके, सो देखते हैं। तो अभी आज हम लोग को पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम लोग कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस है, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मैटर क्या होता है। सो मैटर एक ऐसी चीज है जो कि कहीं भी दुनिया में स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। जो भी चीजें दुनिया में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो मैटर होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये आपको पता है। सॉलिड स्टेट में भी हमने देखा था, मैं हर जगह इसे बताता हूँ। सो गैस, लिक्विड जो होता है, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 चीज होते हैं मैटर के टाइप्स। तो ये याद अपने को अच्छे से रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। सो आपको सिंपल सा है, 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स होता है या फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच का, ठीक है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर जो लिक्विड होता है, लिक्विड में मॉडरेटली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब गैस से ज्यादा स्ट्रांग और सॉलिड से कम स्ट्रांग होता है लिक्विड के अंदर। और जो गैसियस स्टेट होता है इसमें एकदम से वीक होता है अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, What are the gas laws? सो हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि गैस लॉज जो थे 4 टाइप के थे, 4 टाइप के गैस लॉज थे। फर्स्ट वन था अपना, देखो हमने बहुत सारी चीज देखी थी, चार्ल्स लॉ था, गे-लुसैक लॉ था, बहुत सारे लॉज हमने 4 लॉज देखे थे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे चल के डीप में पढ़ेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है ये हम अच्छे से देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी पार्टिकल जो कि मोशन परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज यहाँ पे जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये टोटली मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसका कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, जो मिनिमम सबसे कम से कम जितना भी पॉसिबल टेम्परेचर होता है वही होता है अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में नो मोशन इन दी पार्टिकल्स के अंदर मोशंस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना है, मतलब कोई भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे। और जो मोस्टली पार्टिकल होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, यानी जीरो टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एवोगैड्रो नंबर, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा अभी आगे चल के। फिर 6 पॉइंट, ये 7 है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल क्या होता है। आप लोग ने 11th में फिजिक्स में देखा था इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल के बारे में। सो इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कोलिजन मतलब होता है 2 पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड होते हैं। ठीक है, सो सपोज ये एक पार्टिकल है और ये एक दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है।
सो क्या होगा, ठीक है। सो जब इलास्टिक कोलिजन होता है ना पार्टिकल का, सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की सेम होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जो पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर सपोज एकदम एक्यूरेट एंड रियल इलास्टिक कोलिजन होता है, तब क्या होता है, तब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कन्वर्जन क्यों नहीं होता है, क्या रियल में जब कोलिजन होता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ करता है, तो यस एब्सोल्युटली होता है। सपोज अगर दो पार्टिकल है आप लोग के सामने और दो पार्टिकल्स एक साथ अगर कोलाइड हो रहे हैं, सो उनमें, और सपोज पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल ए है, सो ए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी वो बी में ट्रांसफर होगी और बी पार्टिकल की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ए में ट्रांसफर होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है या ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर सपोज कन्वर्ट होती है तो या तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है, या तो फिर ये मोशन या फिर डायनेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी तो है ही है, ठीक है। सो इन सब एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है जब कोई पार्टिकल कोलाइड करता है। बट जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, और रियल इलास्टिक कोलिजन जब होता है, मतलब एक्यूरेट एकदम ऐसा हम बहुत बात करें जब पॉजिटिवली, सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका कन्वर्जन होता ही नहीं है। यानी कि जितनी जिसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास उतनी ही होगी। अगर ए पार्टिकल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसकी उतने पास, और जितनी बी के पास रहेगी उतनी बी के पास, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर यहां पे आते हैं हम लोग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हल्का सा अभी छोटे से हम लोग जल्दी से कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, सपोज आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सो अभी आपको अच्छे से समझना है। तो हमने जितना भी फोर्स या प्रेशर इस पार्टिकल में पूरे की पूरे चीज में लगाया, ठीक है, सो सपोज वो क्या हो गया, अपना टोटल प्रेशर हो गया। और ये जो मॉलिक्यूल है स्मॉल, ये मॉलिक्यूल्स ने जितना भी प्रेशर लगाया ये इनका पार्शियल प्रेशर सपोज है, ठीक है। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स का जो पार्शियल प्रेशर है, तो सपोज इसका 5 हो गया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का भी 5 हो गया, फिर इसका 6 हो गया, फिर इसका 7 हो गया, ऐसा इनका पार्शियल प्रेशर है। और टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, सपोज वो नेट प्रेशर है, अब कितना भी हो सकता है, 100 200 जितना भी होगा। सो डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जितना टोटल और नेट प्रेशर होता है वो इक्वल होता है इन छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल के पार्शियल प्रेशर के। यानी कि अगर आप सारे के सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो तो उनकी जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू टोटल नेट प्रेशर की होगी, जितना हम लोग टोटल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यही होता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि जितना हम लोग टोटल प्रेशर लगाते हैं वो इक्वल होगा स्मॉल पार्टिकल के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के। यानी कि हम लोग जब स्मॉल पार्टिकल प्रेशर को ऐड कर देंगे इन स्मॉल पार्टिकल प्रेशर को जो पार्शियल प्रेशर है, तो इनका एडिशन जितना आएगा उतना ही टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा उसका एडिशन कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये था अपना डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब बढ़ते हैं कैन यू रिकॉल होने के बाद जो भी आपने ये सब पहले पढ़ा था, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे समझते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। देखो ये जो रेडिएशन है ना ये एक अलग से चैप्टर है, फिलहाल इसको हम लोग अलग से चैप्टर बोलते हैं, बट आप लोग के बोर्ड में इसे अलग से इसने क्या किया, कंबाइन कर दिया पूरा एक ही चैप्टर में, ठीक है, कोई बात नहीं है। पुराने के सिलेबस में जो था तो ये भी ऐसे ही था, सिमिलर एकदम ऐसे ही कनेक्टेड था, सेम टॉपिक था, कोई भी चेंजेस नहीं थे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की हमें अच्छे से बात करनी है, सॉलिड और लिक्विड की हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो सबसे पहले गैसेस में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर भाई पहली बात ये 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होता है इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एकदम क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये बहुत कम होता है, और दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अपना फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। बट लिक्विड की अगर बात करूं तो लिक्विड में नॉर्मल होते हैं पार्टिकल्स, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
मॉडरेट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मॉडरेट होता है। फिर गैसेस की बात करूं तो इनके अंदर तो एकदम हर एक पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, कैसा भी मोशन करेगा, ठीक है, मतलब किधर भी मोशन करता है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होती है एक पार्टिकल किधर भी मोशन करता है, रैंडम मोशन। और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है और इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की तीनों टाइप के बारे में। अब मैटर क्या होता है ये समझते हैं। मैटर एक ऐसी चीज है जो कि कहीं भी, मतलब उसको मास होगा और वो कहीं ना कहीं स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। सपोज आपने कोई भी पेन उठाया और पेन को रख दिया, सो पेन का कुछ ना कुछ मास है, और जहां भी कहीं भी अगर आप पेन को रख रहे हो सो उसका वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, सो वो क्या है, मैटर है। समझ गया कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो यानी कि अर्थ में जो चीजें कहीं ना कहीं वो सबकी सब मैटर के अंदर ही आती है, ठीक है। अभी तो मैटर के बहुत सारी स्टेट और निकल गया, लाइक प्लाज्मा है, इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये फिलहाल टेम्पररी स्टेट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्लाज्मा एक टेम्पररी स्टेट होता है और इसका टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये जो स्टेट है ये टेम्पररी होता है, बहुत टाइम के लिए नहीं बना सकती हो, ठीक है। चलो अब हम लोग गैस लॉज के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल चैप्टर अपना स्टार्ट हो चुका है, ओके। अभी तक हमने पूरी कंसेप्चुअल चीजें देखी थी, पुराना कैन यू रिकॉल वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ी जो रिक्वायरमेंट थी इस चैप्टर के लिए। अब हम लोग देखते हैं गैस लॉज के बारे में, ठीक है, कि गैस के लॉज कितने थे। तो आप लोग ने 11th में केमिस्ट्री के 10th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था गैस लॉज के बारे में। वहां पे आपने 4 लॉज पढ़े थे, उन चार के चारों लॉज को हम लोग रिकॉल करते हैं। फर्स्ट था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट था चार्ल्स लॉ, क्या बोलता था कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। फिर उसके बाद एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता था कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस, ओके। फिर डी वाला है गे-लुशैक लॉ, ये क्या बोलते थे कि जो प्रेशर ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ऐसा ये 4 के चारों लॉज था, ओके। देखो दूसरी बात है कि कोई भी एक, अगर ये सारे के सारे आइडियल गैस के लिए था, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अभी आगे हम समझेंगे इसके बारे में। सो जो कोई भी गैस होती है ना वो कुछ ना कुछ फैक्टर से डिफर करती है, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। इन्हीं चीजें हैं जो गैस को डिफर करा सकती हैं। गैस के कैरेक्टर्स को हम लोग इन्हीं चीजों से पता कर सकते हैं, इन्हीं फैक्टर से, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो तो अभी हम इन चारों लॉज का कॉम्बिनेशन करते हैं और कुछ नया हमें मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में और एवोगैड्रोज लॉ में, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से। सो इसमें जो वॉल्यूम है ना, तीनों में वॉल्यूम क्या है, तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। और उसके बाद क्या है, पहले 1/p है, फिर दूसरे को कंबाइन किया तो t है, फिर तीसरे को कंबाइन किया तो n है। यानी कि क्या मिला, v इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t और 1/p मिला। फिर मैं इस p को इधर भगा सकता हूँ, यस एब्सोल्युटली भगा सकता हूँ, तो pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt बन जाएगा। समझ गया कि नहीं अच्छे से ये। सो इतना हमें अभी फिलहाल मिल गया, ठीक है। ये कैसे आया आपको समझ गया होगा, हमने रिलेट किया है चारों लॉज को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रो लॉ को, और यहाँ पे अभी हम लोग गे-लुशैक लॉ के लिए भी देखेंगे, वो इनडायरेक्टली अपने आप कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस पे फोकस करिए। ये कहाँ से मिला है अपने को, इन तीनों लॉज से, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम तीनों क्या है, अपना प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ है, ठीक है, जिसमें पहले में 1/p फिर t और n है। तो हम सबको रिलेट कर सकते हैं, डोंट वरी। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, और वही सेम फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम को। सो हम क्या किया करते थे, फोर्स को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करते थे, अपॉन डी स्क्वायर ऐसा लिख देते थे, फिर आगे सॉल्व करके हम इक्वल साइन लगा के यहाँ जी लगा देते थे। समझ गया कि नहीं। सो ये बात की बात है, कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है।
तो वॉल्यूम यहाँ पे एक साथ हमने लिख लिया है और बाकी सारी चीजें NT 1/P हो गया। ठीक है, फिर P को हमने साइड में कर दिया तो अपने को मिल गया PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। फिर यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो अब हमको पता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है अगर, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B और यहाँ पे कांस्टेंट का साइन लगा देने का। बट यहाँ पे जो भी यहाँ पे आइडियल गैसेस है यहाँ पे कांस्टेंट का साइन क्या लगा, R लगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, R इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और जहां पे R की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये R की वैल्यू है और हमें आइडियल गैस का इक्वेशन मिल जाता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, वेयर T इज द टेम्परेचर, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, V इज द वॉल्यूम एंड P इज द प्रेशर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो ये जो आइडियल गैस का इक्वेशन है ना, इसे हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन कहते हैं, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। ठीक है, सो ये जो आइडियल गैस का इक्वेशन है ये कहां से मिला, हमें इन लॉज से मिला, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ देखो कैसे हो गया अभी यहाँ पे आप देखो कि P और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है कि नहीं है। सो यहाँ पे देखो वही चीज तो यहाँ भी लिखी है, समझ गया कि नहीं अच्छे से। सो ऐसे हमें मिल जाता है अपना सारे के सारे लॉज से जो भी अपना आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिला, हमने ये रिकॉल किया और ये आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है बट वहां पे बहुत जंबल करके दे दिया है। सो यहाँ पे आपको सिंपल वे में मिल गया है, डायरेक्टली आपको 4 लॉज पता होने चाहिए और डायरेक्ट यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। बहुत लोगों को मोल का कंसेप्ट ही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली भाई मोल्स का कंसेप्ट होता क्या है। तो जितना रिक्वायरमेंट होती है उतनी चीजें यहाँ पे जो बताऊंगा, अगर आप लोग मोल्स का सारी चीजें पढ़ लो तो कभी भी एक भी मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप लोग रॉन्ग नहीं दोगे, सारे करेक्ट देने वाले हो। और मोल कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स समझने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो जो मोल्स है ये बात ध्यान देना, इसकी सबसे पहली यूनिट याद कर लो कि MOL होती है। ठीक है, और जब मोल हम लिखते हैं तो MOL ही लिखते हैं बट यूनिट क्या होती है, ई गायब कर दो, मोल होती है। ठीक है, दूसरी बात इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, सो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास होता है। ठीक है, नॉर्मल सॉलिड सब्सटेंस के लिए मास अपॉन मोलार मास होता है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे अभी हम देखते हैं बाकियों के लिए, गैसेस वगैरह के लिए जब हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP वगैरह वो 22.4 लीटर या फिर मीटर क्यूब या फिर DM क्यूब में देखेंगे बाद में। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, ये जस्ट फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज आप लोग कहीं भी शॉप वगैरह में गए और आपने 1 डजन बनाना की डिमांड की, सो वो आपको कितने बनाना देगा, 12 बनाना देगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि 1 डजन में कितने होते हैं, 12 बनानाज होती हैं। ओके, बट अगर आप सपोज मांगो किसी से कि भाई मुझे 1 kg मुझे कोई भी चीज दे दो, तो आपको क्या देगा वो, वहां पे 1000 ग्राम कोई भी चीज देगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप लोग किसी से बोलो कि मुझे 1 मीटर किसी डिस्टेंस पे जाना है तो वो आपको कहां पे लेके जाएगा, 100 सेंटीमीटर में लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी से बोलो कि मुझे 1 मोल ऑफ बनाना दे दो तो वो आपको कितना देगा, आपको पता है, वो आपको देगा 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना आपको देगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल जस्ट ये एक यूनिट है मेजर करने की। अब आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 मोल में इतने चीजें होती हैं, जैसे 1 डजन में 12 होती हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 मोल में इतनी चीजें होती हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, जिसके लिए आप मेजर करोगे उसके लिए यहाँ पे उतनी चीजें होंगी। जैसे कि आप लोग 1 डजन के लिए बनाना के लिए भी मेजर कर सकते हो, मैंगो के लिए मेजर कर सकते हो, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप मेजर कर सकते हो। वैसे ही 1 मोल जो होता है यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के लिए आप मेजर कर सकते हो। और 1 मोल अगर आप किसी से मांगोगे तो पहली बात तो शॉप वाला समझेगा ही नहीं, बट अगर समझा तो वो आपको इतनी सारी चीजें देगा, और ये कम से कम 10 से 20 क्या ट्रक में भी नहीं आएंगी अगर आप लोग बनाना वगैरह इतना मांगो तो। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो यही है मोल कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना कंटेन करता है वो चीजों को, वो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस
अगर है तो वो कितने नंबर ऑफ एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, पार्टिकल को, कुछ भी हो सकता है ना, सब्सटेंस के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, यानी कोई एटॉमिक सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई मॉलिकुलर सब्सटेंस हो सकता है, कोई आयोनिक सब्सटेंस हो सकता है, तो मतलब किसी भी पार्टिकल से बन सकते हैं ये सब्सटेंसेस। तो अगर मैंने बोला कि मुझे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चाहिए, अगर है सपोज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और वो एटम से बनता है, तो बताओ कि उसके अंदर कितने एटम होंगे। तो आपको सीधे बोलना है कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर किसी ने बोला कि 5 मोल ऑफ सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस एटम से बनता है, तो बताओ कितने एटम होंगे। तो जस्ट 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो। तो ऐसे ही सारे का आंसर आप निकाल सकते हो, सबका आंसर आपको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और देख लो, नंबर ऑफ मोल्स। किसी ने पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो। ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ये फटाक से समझ लेते हैं। सपोज किसी ने बोला कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी सब्सटेंस है और उसमें आपके पास 500 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने, 500 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सो बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर 500 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो कितने सब्सटेंस होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस सब्सटेंस में, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जस्ट आपको ये नंबर ऑफ पार्टिकल 500 है, यहाँ पुट करो और डिवाइड करो इस 6.022 इंटू 10⁻23 से, नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएगा, यानी कि n नंबर ऑफ मोल हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे एटम्स के लिए देखेंगे अभी। तो वेट ऑफ 1 एटम, सोच लो अभी यहाँ पे सपोज ये सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है। ठीक है, तो मैं अगर पूछ लिया कि सपोज यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि ये जो पूरा एटम है, यहाँ पे ये जो पूरा सब्सटेंस है, इसका एटॉमिक जो वेट है समझ लो 20 है। ठीक है, तो बताओ कि इसके अंदर के एक एटम का वेट कितना होगा। समझ गया कि नहीं अभी क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो पूरा अपने पास एटम है यहाँ पे, ये सपोज जो ए एटम है, ये ए पूरा एटम है, इसका वेट है, एटॉमिक वेट है 20। तो बताओ कि इसके एक सिंगल एटम का वेट कितना होगा। अब आपको समझ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन 6.023 या 22 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फट्टे से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैंने ऐसे पूछ लिया कि कोई कंपाउंड है आपके पास और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ। तो सपोज अगर ये एक पूरा का पूरा कंपाउंड है और इसके अंदर ये यहाँ पे सपोज, या फिर सपोज HCl एक कंपाउंड है। ठीक है, तो HCl एक कंपाउंड में इसका टोटल वेट 50 ग्राम है। तो फिर मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, या फिर इसके सपोज अगर यहाँ पे 50 ग्राम का HCl है, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ HCl है आपके पास, तो मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl का वेट कितना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl का वेट यहाँ पे लिख दोगे फटाफट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो 50 है अपॉन डिवाइडेड बाय 6.022 या फिर 23 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह में आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, MCQ सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ये था टोटल मोल कंसेप्ट। ओके, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से, नंबर ऑफ मोल के लिए। सो n क्या था अपना, नंबर ऑफ मोल था, और जो कैपिटल N है ये अपना क्या है, यहाँ पे मोल है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर जो भी चीजें आप बोल सकते हो, और जो ये N है ये अपना ये नंबर ऑफ मोल है। यानी कि हम अभी जस्ट यही फॉर्मूले की बात कर रही है वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैपिटल जो यहाँ पे स्मॉल n है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 या 23 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो इसी की हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है, आपको यही याद करना है। वो बड़ा सा फॉर्मूला दिखता है, उसी का यूज करके अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ चेंजेस लाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस मच अमाउंट ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स पार्टिकल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कैपिटल N है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, और जो Na है ये एवोगैड्रो नंबर है, जो कि क्या होता है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23। कोई भी आप ले सकते हो, कहीं कहीं 6.022 लिखा होता है, कहीं कहीं 6.023 लिखा होता है। मोस्टली आप 23 को ही प्रीफर करना,
क्योंकि ये ज्यादा जगह मैंने देखा है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो Na है जो ये एवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल होता है, यानी कि 1 मोल अगर गैस है, 1 मोल अगर आपके पास कोई भी चीज है, गैस कुछ भी चीज है, ठीक है, या लिक्विड कुछ भी चीज है, 1 मोल, तो उसके अंदर इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं जिसे हम लोग Na से दिखाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 मोल में कितने होंगे? 6.022 होंगे। 2 मोल में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 वाले में, ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और आंसर मिलता रहेगा। सो हमने क्या फॉर्मूला देखा? N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, वेयर Na इज द एवोगैड्रो नंबर, N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं फटाफट। तो अपना आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल टू nRT था, ठीक है, और स्मॉल n की वैल्यू हमें यहां से देखो मिल जाएगी, तो PV तो वैसे ही रहेगा और स्मॉल n की जगह में हम क्या पुट करेंगे? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। तो हमने फटाफट यहाँ पे कर दिया पुट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। n के जगह में, इस n के जगह में हमने कर दिया पुट, अपने को मिल गया सॉल्यूशन। हेयर आगे अब यहाँ पे आपको ना एक चीज, नया चीज इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसका मतलब और प्रूफ हम लोग आगे के टॉपिक में इसी चैप्टर में देखेंगे। बस आपकी इंट्रोडक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई किया गया है, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब और सारी चीजें हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, बिकॉज ये अपना अकेला खुद का टॉपिक है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो क्या होता है, एक चीज याद रखना, जो R था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका एक रिलेशन होता है KB से। KB क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थियरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो उनका कांस्टेंट मिला था उसे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, यहाँ पे बस एवोगैड्रो नंबर लगाना होता है बस, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, इसके ऊपर कभी कभी MCQ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। यूनिवर्सल यहाँ पे गैस कांस्टेंट है ये, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये, और Na तो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि R की वैल्यू कितनी मिल गई? NaKB। सो R के जगह में हमने NaKB यहाँ पे पुट कर दिया, इसके जगह में NaKB पुट कर दिया, फिर ये Na और ये Na कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? NKBT मिल गया। समझ गया कि नहीं? तो PV इज इक्वल टू NKBT। तो ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखना अच्छे से। गैसेस का अच्छा खासा एक फॉर्मूला है, जहाँ पे KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, PV इज द नॉर्मल प्रेशर एंड वॉल्यूम, T इज द नॉर्मल टेम्परेचर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। सो ये एक और नया फॉर्मूला मिला, ठीक है, क्या मिला? कैपिटल NKBT, ठीक है, याद रखना। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन में यूज करना है आगे चल के। सो अब आपको समझ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं कि एक होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बात ध्यान देना अच्छे से। इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है और वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग PV इज इक्वल टू nRT को ही कहते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्यों इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं? तो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर हो, मैं गैस की अभी यहाँ पे बात करूंगा बिकॉज हम गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की बात हमने 11th और 12th के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कर लिया है अच्छे से सॉलिड के बारे में। तो अभी हम गैस के बारे में बात करेंगे। सो गैस एक स्टेट है और किसी भी स्टेट को, स्टेट्स ऑफ मैटर में से जो होते हैं तीनों टाइप है, उस स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, फिर उसके बाद टेम्परेचर, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही चीजें डिफाइन करती है किसी भी स्टेट्स को, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन इन फैक्टर से कंबाइन होके बनता है उस इक्वेशन को स्टेट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो PV इज इक्वल टू nRT एक ऐसा आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि इन सारी चीजों को यहाँ पे अपने साथ कंबाइन करके रखा है, जो स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, यही किसी भी स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। PV है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये किसी भी स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। सो इनसे जो इक्वेशन बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और ये इसका नाम भी क्या है? और दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो फिर आइडियल गैस कौन सी होती है? सो आइडियल गैस दुनिया की वो सारी गैसेस होती है जो इस इक्वेशन को ओबे करती हो।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि वो सारी गैसेस आइडियल गैस है जो इस PV = nRT को ओबे करती हो, यानी कि जो इनको फॉलो करती हो। ठीक है, जो इनके साथ मतलब जो भी आप वैल्यूज वगैरह हो इनसे क्या हो, कंबाइन हो, कॉन्करेंट सारी वैल्यूज आए। ठीक है, तो जो इन अपने पास जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जो ये इसको जो गैसेस फॉलो करती है या फिर ओबे करती है तो उसे हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द गैसेस जो है उन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम यहाँ पे बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब तक जो पढ़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पहले भी आपने पढ़ा था, बस कुछ चीजें हम यहाँ पे लाइक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन जो यूनिवर्सल लॉ है, और यहाँ पे एक चीज और जो NA और ये KB का ये जो रिलेशन था ये हमने अभी देखा है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में कि भाई गैस का बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और क्यों काइनेटिक थियरी जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी क्या जरूरत है, ये हमें पढ़ना है। देखो जो ये चैप्टर ये पूरा थियोरेटिकल है और बहुत मजा आएगा समझने में, कंसेप्चुअल है। ये चैप्टर समझ लोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप फिर ऑटोमेटिकली समझने लगती है, बिकॉज ये 80% फाउंडेशन बेस बना देता है आपके ब्रेन में। ठीक है, सो बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में समझते हैं। सो जो गैस होती है ना ये कैरेक्टराइज जो होती है प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से, मैंने पहले ही बता दिया ये। ठीक है, और इन्हीं से जो भी इक्वेशन बनेगा उसे स्टेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। फिर दूसरी बात ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो पार्टिकल्स की गैस होती है ना, यानी कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द जो गैस होता है उनके अंदर जो मोशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो गैसेस के अंदर पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल नॉर्मली कांस्टेंट मोशन करते हैं, यानी कि उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर जल्दी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है जब तक कि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल हीट या एनर्जी अप्लाई ना करें। तो उनके अंदर जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो नॉर्मली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना अच्छे से इस चीज को। ठीक है, दूसरी बात है अब हमको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे सपोज सॉलिड है और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स फील्ड है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स हो कुछ भी हो सकता है, चाहे एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। तो इसके अंदर का एक एक पार्टिकल के बारे में हमने यूनिट सेल जो होता है ना इसके थ्रू इसकी स्टडी कर सकते हैं। हम लोग एक एक पार्टिकल्स के बारे में, उसके कैरेक्टर को, उसके मोशन को, वो कितनी एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंटेन करता है, ये सारी चीजें सॉलिड में और सेम लिक्विड में भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, बट गैसेस का जब केस आता है सो ये बहुत हार्ड और बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि किसी भी कंटेनर में अगर गैस रखी हुई है और उस गैस के एक पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बता पाओ, सिंगल पार्टिकल की बिहेवियर की स्टडी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है गैसेस के केस में। Why? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसा भी रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, उनका जो गैस का मोशन होता है वो डेफिनेट नहीं होता है और उनका जो मोशन है वो कांस्टेंट रहता है। जिधर भी मोशन करेंगे वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वो मोशन का डायरेक्शन और मोशन का जो फ्लो है वो प्रॉपरली एक ही डेफिनेट नहीं होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता है। वो जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली परफॉर्म करते हैं मोशन को। ठीक है, इसके लिए एक पार्टिकल, एक सिंगल गैस के पार्टिकल्स के बारे में जब हमको कैरेक्टर की स्टडी करनी होती है सो ये इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्ड हो जाता है ये चीज को। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझना। अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं काइनेटिक गैस में। ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। सपोज एक यहाँ पे गैस है, ठीक है, गैस यहाँ पे भरी हुई है, गैसेस है, गैसेस के यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स है गैसेस के। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं कि हमें तो एक एक पार्टिकल्स के बारे में तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग सिंगल पार्टिकल्स का जो भी एवरेज, ध्यान दो अच्छे से, अभी क्या बोल रहा हूँ, एवरेज डेटा या एवरेज एनालिसिस जो भी मिलता है, चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे उसका मोशन के रिलेटेड हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, बिकॉज सारी चीजें एट अ टाइम चेंज होती रहती हैं गैसेस के लिए। सो ये सारी चीजों को हम लोग एवरेज बना के और उस पार्टिकल का कंसिडर करते हैं और फिर उसका टोटल एडिशन कर देते हैं
और फिर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। बोलने का मीनिंग ये है कि सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है और एक यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये मूव कैसे करता है आपको मैं बताता हूँ। पहले ये सपोज ऐसे मूव किया, ठीक है, फिर ये ऐसा मूव करेगा, फिर ये ऐसा मूव करेगा, फिर ये इसके बाद ऐसा मूव करेगा, फिर ये कैसा भी मूव करेगा। ऐसे जितने पार्टिकल होंगे वो कैसा भी एक के अंदर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में कब आगे की स्टेप में कौन से डायरेक्शन में वो मूव होगा। या तो वो इधर भी जा सकता है या तो वो इधर भी जा सकता है, किधर भी मूव हो सकता है पार्टिकल अपना, ठीक है। सो उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम क्या होगा ये हम डिसाइड कर ही नहीं सकते गैसेस का, ठीक है। और गैस जो होती है ये इनकम्प्रेसिबल होती है, इन्हें हम कंप्रेस भी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। किसी भी कंटेनर में लाइक लिक्विड वगैरह है जिसे हम लोग इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो गैसेस भी अगर एक टाइम पे पूरी फिल्ड कर दो, एक पूरे वॉल्यूम में अगर आपने पूरी फिल्ड कर दी, तो जल्दी फिर जो गैसेस का जो मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी नेग्लिजिबल टाइप की होती है। कंप्रेस तो आप कर सकते हो कोई मशीन एक्सटर्नली जब आप अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली कंप्रेस नहीं होता है। ऑटोमेटिकली कोई चीज कंप्रेस होती है क्या? नहीं होती है। अगर आप जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस होगा, आप जितना चाहोगे उतना कंप्रेस कर सकते हो तब, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, अभी ये गैस जो है अपना, गैस का एक जो मॉलिक्यूल है कैसा भी मोशन परफॉर्म कर रहा है, फिर दूसरा गैस का मॉलिक्यूल होगा वो भी कैसा भी मोशन परफॉर्म करेगा। सो हम क्या करते हैं, सिंगल गैस को पकड़ते हैं एक मॉलिक्यूल को और उसके सारे एवरेज जितने भी उसके मोशन है उनके सारे मोशन का एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं साइड में। फिर ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल का एवरेज निकालते हैं, फिर उसको भी साइड में रखते हैं। फिर ऐसे तीसरे मॉलिक्यूल का एवरेज निकालते हैं सारे पार्टिकल्स का, उसको भी साइड में रख के सबका टोटल एवरेज निकालते हैं। ये एक एवरेज हो गया प्लस ये दूसरा एवरेज हो गया प्लस ये तीसरा एवरेज हो गया और डिवाइडेड बाय इन सबका एवरेज। और जो भी हमें मिलता है हम उस गैस की प्रॉपर्टियों को, उसके बिहेवियर को इस इवेल्युएशन से हम बताते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ गया होगा कि हम लोग गैसेस की सारी फिजिकल क्वांटिटीज का एवरेज निकालते हैं और फिर उसको हम लोग रिलेट करते हैं टोटल गैस के माइक्रोस्कोपिक व्यू से। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब टोटल गैस का, ये जो पूरे कंटेनर में है इस गैस की मैं बात करूंगा, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। और एक मॉलिक्यूल की जब बात कर रहा था उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक। समझ गया कि नहीं? तो डिफरेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक में हम स्मॉल चीजों की स्टडी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक में हम लोग बड़ी चीजों की, मतलब बड़े एक होल व्यू में हम देखते हैं, बड़े से व्यू में देखते हैं। समझ गया अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और यहीं से अराइज होता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का। यहीं से, इसे ही हम बोलते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, यहीं से ग्रो होती है। अब आपका बेसिक फंडा क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली काइनेटिक थियरी में हम पढ़ते क्या है। काइनेटिक थियरी में हम लोग किसी भी गैस के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं और उन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल का एवरेज निकाल के हम फिर बड़े से पूरे होल कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उनका एवरेज निकाल के उनका इवेल्युएशन करते हैं। इसी की स्टडी को काइनेटिक थियरी बोलते हैं। यहीं से इसका ग्रो होता है। अभी हमने टोटल चीज नहीं जानी है काइनेटिक थियरी की, जस्ट एक जो बेसिक फाउंडेशन है उसके बारे में स्टडी की है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यानी कि अभी हम इस चैप्टर में सारी चीजों की, छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका हम निकाला करेंगे समेशन वगैरह और फिर हमें मिला करेगा टोटल चीजों का जो भी इवेल्युएशन है वैसा मिला करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम गैसेस के बारे में समझ लेते हैं। ये जो पिक्चर क्लिक की गई है ये गैसेस के एकदम जो मॉलिक्यूल थे, किसी कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल फिट थे, तो ये जब स्टॉप थे यानी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे गैस के मॉलिक्यूल, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल कैसे भी रैंडमली फ्लो करते हैं, तब की पिक्चर है। तो देखो कैसे गैस के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल अभी स्टॉप है, मोशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एक किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल को उठाया और देखो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो अब ये मॉलिक्यूल जब तक इसके अंदर रहेगा तो कितने लोगों से, तो ये पहली बात कोलाइड होगा। जब ये मॉलिक्यूल सपोज मूव करना स्टार्ट करेगा तो कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड हो सकता है, कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है, कैसे भी मूव करेगा, हमें पता ही नहीं कि कैसे मूव करेगा। और कोलाइड होने के बाद जब कोलिजन करेगा तो कितनों को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, ये इसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना बहुत ही हार्ड बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, देख लो अच्छे से कि जो एक गैस से पहले ऐसा मूव किया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा मूव करके फिर ऐसा मूव कर रहा है। अब आगे पता नहीं
ऐसा जाएगा कि ऐसे जाएगा, और कितने मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक के इस डायरेक्शन में, इस पूरे पाथ में कितनों के साथ गैस के दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल के साथ इसने कोलिजन किया होगा, कितनों के साथ कोलाइड हुआ होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि जब दो मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन या काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो कितने बार इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है उसका ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टडी करना। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल के बारे में इनकी एवरेज चीजों को निकालते हैं और फिर एवरेज निकालने के बाद हम उसे रिलेट करते हैं इस टोटल मॉलिक्यूल से। समझ गया कि नहीं? और इसी की स्टडी को काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं और यहीं से काइनेटिक थ्योरी का कंसेप्ट अराइज होना स्टार्ट होता है। समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है, आपको एक बेसिक फाउंडेशन पता चला होगा। 1 से 2 बार प्लीज जरूर वीडियो को देखिएगा, आपके सामने हमेशा वीडियो रहेगी। जितने बार देखोगे उतने बार कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स लोग को जरूर शेयर करो इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट था ये। जो भी आज हमने पढ़ा है सारी चीजों को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, डोंट वरी। ओके, और आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी कंसेप्ट हो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछो, डाउट पूछो, इंस्टाग्राम में कहीं से भी पूछो, डाउट पूछो। लेकिन ठीक है, आपके सारे हेल्प होनी चाहिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, कोई भी चीजें आप हेल्प ले सकते हो एनी टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।